नमस्कार आप सभी को। मैं गौरव कुशवाहा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ग्रैंड गौरव के ऊपर। और पिछली जो क्लास रही, पिछला जो सेशन रहा, उसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ा। वो पार्ट 1 था। आज हम लोग कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ करके थियरीज ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ेंगे इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर एंड सोसाइटी के अंदर। तो चलिए देखते हैं थियरीज ऑफ स्टेट में कि एक राज्य के संबंध में कितने तरह के सिद्धांत या कितनी तरह की थियरीज बताई गई हैं और उनको हम लोग किस तरह से देखते हैं। और एंशियंट पीरियड में, एंशियंट इंडिया में स्टेट की कौन सी थियरीज एप्लीकेबल थी और कौन सी थियरीज का पर्टिकुलरली यूज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। अगर हम थियरीज की बात करें तो हम लोगों को स्टेट के फॉर्मेशन के बारे में, राज्य का निर्माण कैसे हुआ, राज्य का गठन कैसे हुआ और प्राचीन समय में राज्य को हम किस प्रकार से देखते हैं, इस चीज को समझने के लिए हमें 4 प्रकार के सिद्धांतों को यहाँ पढ़ना है। पहला है इवोल्यूशनरी थियरी ऑफ स्टेट। दूसरा जिसे हम लोग फोर्स थियरी ऑफ स्टेट कहते हैं। थर्ड वन जिसे हम लोग डिवाइन थियरी या मिस्टिकल थियरी ऑफ स्टेट कह रहे हैं। एंड द लास्ट वन इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। सो लेट अस मूव ऑन टू द डिफरेंट थियरीज वन बाय वन, और हम लोग देखते हैं कि कैसे इनको हम लोग अलग अलग रूप में देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इवोल्यूशनरी थियरी की, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, इवोल्यूशनरी थियरी का मतलब है इवोल्यूशन। यानी हम ये देखना शुरू करें, इस थियरी में हमें ये समझना है कि किसी भी स्टेट का फॉर्मेशन एंशिएंट पीरियड में, किसी भी स्टेट का फॉर्मेशन किसी के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि स्टेट अपने आप जन्म हुए या अपने आप उनका विकास हुआ। तो अगर हम वन बाय वन करके देखें तो ये बात समझ में आती है कि सबसे पहला जो पॉइंट इसमें आता है इवोल्यूशनरी थियरी को समझने में, वो ये आता है कि देखिए इसको पहले से इवोल्यूशनरी थियरी को हम लोग उद्भव या विकास का सिद्धांत के रूप में कह सकते हैं। तो इसे एक सोशियोलॉजिकल थियरी भी कहा जाता है, या फिर इसे करेक्ट थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट कहते हैं। करेक्ट थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम देखें तो राज्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे किसी के द्वारा बनाया गया हो या इसका कॉन्सेप्ट किसी ने पर्टिकुलरली स्टैब्लिश किया हो। तो जैसे जैसे सिविलाइजेशन की ग्रोथ हुई है, वैसे वैसे स्मॉल ग्रुप्स, टाउन्स, विलेजेस, कस्बे, इस तरह के छोटे छोटे कबीलों का समूह, इस तरह के छोटे छोटे समूहों में जो पॉलिटिकल पावर्स और प्रैक्टिसेस यूज होती थी, उन्हीं के बड़े फॉर्म को हम एक राज्य के रूप में देखने लगे। तो हम ये कह सकते हैं कि राज्य किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने स्टैब्लिश नहीं करा है, बल्कि सिविलाइजेशन के साथ साथ ये ग्रो करा है, सिविलाइजेशन के साथ साथ ये आगे बढ़ा है। तो इसी वजह से इसको करेक्ट थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट कहते हैं। एक और भी बात है कि किसी भी राज्य के ओरिजिन के बारे में, इंडिया में राज्यों का विकास कैसे हुआ या स्टेट्स फॉर्मेशन कैसे हुए, इसके बारे में पर्टिकुलर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम लोग उसको बिल्कुल श्योर सर्टेन तो नहीं कह सकते कि राज्य का विकास इस समय से हुआ, क्योंकि इवोल्यूशनरी थियरी इस बात पर जोर देती है कि कोई भी राज्य एक दिन में नहीं बना, बल्कि वो कोर्स ऑफ टाइम में धीरे धीरे समय के साथ साथ, सभ्यता के साथ साथ बनता चला गया। अगर हम इवोल्यूशनरी थियरी के अंदर कुछ फैक्टर्स को देखें तो ये 4-5 फैक्टर्स हैं जिनको हमें ध्यान देना चाहिए। एक तो सबसे बड़ा जो पहला फैक्टर है वो है किनशिप। किनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो है कि किसी भी परिवार या किसी भी कुटुंब में कोई एक व्यक्ति जो उस कुटुंब को चला रहा है, या वो उस ग्रुप को चला रहा है, उस परिवार को चला रहा है, उस कबीले या उस समूह को चला रहा है, उसके परिवार के लोग, उसके सगे संबंधी ही जो है उस ग्रुप को कंट्रोल करेंगे या उस ग्रुप को चलाएंगे। तो जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं, थियरी की बात कर रहे हैं कि कैसे स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, तो सबसे पहले तो अगर हम देखें तो परिवारों से ही व्यवस्था जो है बननी शुरू हुई। तो छोटे परिवारों से, गांवों से, कस्बों से, कबीलों से, ये छोटे परिवारों से ही हम राज्य के समूह को बड़े पैमाने पर देख पाते हैं। तो वहां पर क्या होगा
परिवार के अंदर एक छोटी व्यवस्था होगी, एक व्यक्ति ऐसा होगा जो परिवार को संचालित करेगा, सभी लोग उसकी बात मानेंगे, और इसी कॉन्सेप्ट को हम किनशिप का नाम दे रहे हैं। किनशिप का मतलब ही है कि नातेदारी व्यवस्था, जिसमें हम जिससे भी जुड़े हैं, परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो जिससे भी जुड़े हैं, वो उनके आधार पर अपना डिसीजन लेते हों। तो किनशिप जो कॉन्सेप्ट है वो परिवार से संबंधित है, संबंधियों से संबंधित है। दूसरा, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हम स्टेट की जब कल्पना करते हैं, तो राज्य की जब कल्पना करते हैं, तो एंशिएंट पीरियड में हमें दिखता है कि बहुत सारे राज्य ऐसे रहे जो अंधविश्वास के आधार पर या धर्म के आधार पर बनाए गए। तो बहुत सारे हम लोगों को रेफरेंसेस मिलते हैं कि ब्राह्मणों द्वारा या पुजारियों द्वारा या ऐसे लोग जो प्राकृतिक सत्ता में विश्वास करते हैं, अगर उन लोगों ने प्राकृतिक सत्ता पर अपना अधिकार कर लिया, तो अधिकार करने की वजह से लोग उनके फॉलोअर बन जाते थे। तो कहीं ना कहीं ऐसे जितने भी फॉलोअर क्रिएट होते थे किसी मैजिक की वजह से, सपोज मैंने किसी एक नेचुरल पावर को कंट्रोल कर लिया और मैं उसे यूज़ करने लगा और लोगों को प्रभावित करने लगा, तो लोग मेरे प्रभाव की वजह से जो है मेरे अनुयायी बनेंगे या मेरे फॉलोअर बनेंगे। तो राज्य जैसी चीज़ फॉलो करने वाले लोगों की वजह से भी बनी। तो बहुत बार ये देखा गया कि मैजिक करने वालों की वजह से, जादू टोना, तंत्र मंत्र, इस तरह के प्राचीन समय में लोग जो हुआ करते थे, उनकी वजह से भी राज्यों का निर्माण होने शुरू हुआ। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं रिलीजन, जिसे हम धर्म कह रहे हैं, तो धर्म के आधार पर भी राज्यों का निर्माण हम प्राचीन समय में देखते हैं। एक जो और कॉन्सेप्ट है, एक जो और फैक्टर है राज्यों के निर्माण के लिए प्राचीन समय में, वो है कि कबीले हुए, समूह हुए, लोगों ने एक स्थान पर रह करके खेती करना और काम करना शुरू किया। तो वहाँ पर लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज बनाना शुरू किया, अपनी संपत्ति। उस समय के हिसाब से गाय, भैंस, भेड़, बकरी, अनाज, ये वस्तुएं ही संपत्ति के रूप में मानी जाती थी। और अगर इनका लोगों ने लेन देन करना शुरू किया, विनिमय करना शुरू किया, तो वहाँ पर क्या हुआ, इकोनॉमिक क्लास का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। यानी व्यापारी वर्ग बनने लगे, लोहार के समूह बनने लगे, किसानों के समूह बनने लगे। तो इस प्रकार से जितने भी प्रकार के समूह बने, उन समूहों की भी अपनी एक डोमिनेंस होती थी सोसाइटी में। तो उन समूहों के डोमिनेंस की वजह से भी एक स्टेट का फॉर्म हमें देखने को मिला, वो रीजनल लेवल पे वहाँ हमें देखने को मिलता है। जैसे जैसे इन समूहों का, जैसे जैसे इन कबीलों का, इन इन ग्रुप्स का जैसे जैसे वर्चस्व बढ़ता गया और प्रॉपर्टी को लेकर के इकोनॉमिक क्लासेस के बीच में क्लैशेस होने लगे, तो उन क्लैशेस की वजह से वॉर की सिचुएशन और लार्ज आर्मीज और बड़ी फोर्सेस की सिचुएशन हमें दिखने लगी। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स भी स्टेट के फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल थे। एंड अल्टीमेटली जो लास्ट पॉइंट है इवोल्यूशनरी थियोरी का, वो है पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि धीरे धीरे डेवलपमेंट जैसे जैसे होता गया, राज्य से कस्बा, कस्बा से नगर, तो जैसे जैसे इस तरह की चीज़ें बनती गई, आर्मी का बनना, पॉलिटिकल क्लासेस का बनना, इकोनॉमिक क्लासेस का बनना, तो इस तरह से जैसे जैसे वर्ग बने, जैसे जैसे समूह समुदाय बनते गए, वैसे वैसे लोगों में एक राज्य के प्रति चेतना का भाव जागृत हुआ, जिसे हम पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस कह रहे हैं। तो लोगों में ये पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस एक दिन में नहीं आई कि हमें एक व्यवस्था में चलना चाहिए, हमें एक सिस्टम बनाना चाहिए, उस सिस्टम को सभी को फॉलो करना चाहिए। ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक दिन में नहीं हुई। तो इसीलिए इवोल्यूशनरी थियोरी ऑफ स्टेट में हम ये फैक्टर्स पढ़ रहे हैं कि अगर हम राज्य के डेवलपमेंट या विकास को देखें तो ये कहाँ से हुआ। तो इसको अगर देखना शुरू कर रहे हैं तो ये परिवार से शुरू हुआ, फिर कुछ जादू टोना, तंत्र मंत्र, इस प्रकार के लोगों द्वारा इसे और बढ़ाया गया, धर्म द्वारा इसे और बढ़ाया गया, प्रॉपर्टी और इकोनॉमिक क्लास, पॉलिटिकल क्लास, इस तरह के जो क्लासेस थे, इस तरह का जो मास था, उसकी वजह से ये थियोरी बहुत ज़्यादा प्रबल हुई। और जाहिर सी बात है कि जब कोई समुदाय, कोई समूह जब बढ़ता है, बड़ा होता है, तो वो अपनी सुरक्षा के लिए लड़ता भी है। तो वॉर और फोर्सेस जैसी चीज़ें भी हमें देखने को मिली। तो धीरे धीरे ये स्टेट जो है फॉर्म होना शुरू हुआ। तो पहली जो थियरी थी
वो इवोल्यूशनरी थियरी ऑफ स्टेट थी, जिसमें ये कॉन्सेप्ट है कि कोई भी राज्य किसी के द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से और सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के साथ ये जो राज्य हैं ये स्वयं बनते चले गए। एक व्यवस्था, राज्य की एक व्यवस्था स्वयं समाज में बनती चली गई। ठीक है, अगले अगले थियरी को अगर हम देखें, फोर्स थियरी, तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है फोर्स थियरी किसे कह रहे हैं। फोर्स थियरी का मतलब एक ऐसी थियरी जिसमें हम राज्य की कल्पना पावर के बेसिस पे करेंगे, फोर्स के बेसिस पे करेंगे। तो आप देख भी सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे ये चीज दिख रही है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फिजिकल फोर्स एंड सब्जुगेशन ऑफ वीकर सेक्शन बाय द स्ट्रॉन्गर। इसका मतलब हुआ कि राज्य की कल्पना हम किस प्रकार से कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि कोई भी सुपीरियर फिजिकल फोर्स होगी, जो कमजोर लोग होंगे, जो वीकर सेक्शन होगा, उसको वो कंट्रोल करेंगे, उसको वो रूल करेंगे। तो फोर्स थियरी ऑफ स्टेट जो है एक ऐसी थियरी है जिसमें ये कहा गया कि जो ताकतवर होगा, जिसके पास पावर होगी, वही राज्य को चलाएगा। तो ये बात बिल्कुल साफ साफ दिखती है। जैसा आप सेकंड पॉइंट में देख सकते हैं, दिस थियरी ओनली एम्फेसाइजेस फोर्स एंड एक्सेप्ट्स दैट स्टेट इज द प्रोडक्ट ऑफ कोएर्शन एंड फोर्स ओनली। ये साफ साफ कहा जा रहा है कि देखिए राज्य का निर्माण कैसे होता है, तो राज्य का निर्माण बल के द्वारा होता है, ताकत से होता है। और ये बात यहाँ कही जा रही है कि कोई भी व्यक्ति जिसने बल का प्रयोग किया है और जिसने अपनी ताकत या अपने प्रताड़ित करने की जो शक्ति है उसका प्रयोग किया है, वो राज्य का निर्माण कर सकता है। अब राज्य के निर्माण में आप बलपूर्वक कई चीजें करा सकते हैं। दबाव डाल करके किसी को अपने राज्य में शामिल करने के लिए भी कह सकते हैं। अपने राज्य के किसी किसी विषय पर दबाव डालकर या प्रेशर डाल करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की दिशा में भी बढ़ सकते हैं। तो फोर्स थियरी ऑफ स्टेट सिंपली इस चीज को मानती है, माइट इज राइट, जो ताकतवर है वही सही है। और अगर आप पॉइंट वाइज देखेंगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं। एक तो ये, स्टेट इज पावर, इट इज अ सीन फॉर अ स्टेट टू बी वीक, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। इवन चाणक्य ने भी ये बात कही है कि कोई भी राज्य अगर शक्तिशाली है तभी वो राज्य है, अगर राज्य कमजोर है या राज्य के पास शासन करने की पावर नहीं है, ताकतवर नहीं है, तो फिर ऐसे राज्य कमजोर माने जाते हैं। और कमजोर राज्य का होना कहीं ना कहीं पाप की श्रेणी में माना गया, कहीं ना कहीं बुरा माना गया। एक बात ये भी है कि पुराने टाइम में अगर हम देखें तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्रिश्चियनिटी में देख सकते हैं, जहाँ चर्चेज का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा। चर्च और वहाँ के पादरी ये सामान्य लोगों तक धर्म की शिक्षा ले जाते थे और उनके योद्धा होते थे, और वो अपनी बातों को योद्धाओं के माध्यम से मनवाने का कार्य करते थे। तो कहीं ना कहीं ये फोर्स थियरी ऑफ स्टेट वहाँ से भी हमें देखने को मिलता है। अगर इस कॉन्सेप्ट को देखें तो हीगल और कांट और बेनहार्डी जैसे बहुत सारे जर्मन फिलोसोफर्स इसको सपोर्ट करते हैं, इसको फॉलो करते हैं। अगर ध्यान से देखें तो उन्होंने वॉर और फोर्सेस को डिसाइडिंग फैक्टर माना है किसी भी स्टेट के फॉर्मेशन के लिए। मतलब कोई भी राज्य अगर बन रहा है तो किसी भी राज्य के बनने के लिए क्या जरूरी है, तो उन्होंने कहा कि लड़ाइयाँ जरूरी हैं किसी भी राज्य के निर्माण के लिए, और ताकत जरूरी है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि फोर्स थियरी ऑफ स्टेट क्या थी। फोर्स थियरी ऑफ स्टेट में कॉन्सेप्ट केवल इतना ही था कि जिसके पास ताकत है, राज्य का निर्माण वही कर सकता है। जो अगली थियरी है, जिसे हम लोग डिवाइन थियरी ऑफ स्टेट या फिर मिस्टिकल थियरी ऑफ स्टेट कह सकते हैं। देखिए बहुत जगहों पे अगर आप मिस्टिकल थियरी ऑफ स्टेट ढूंढना शुरू करेंगे तो शायद आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आप डिवाइन थियरी को ढूंढेंगे तो आपको वो डिवाइन थियरी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगी गूगल पे और बाकी जगहों पर भी। तो अगर हम इसको वन बाय वन देखना शुरू करें कि मिस्टिकल थियरी क्या है, तो पहले ये समझना पड़ेगा कि मिस्टिसिज्म क्या है। तो कहते हैं मिस्टिसिज्म बेसिकली एक पॉपुलरली नोन सिचुएशन है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ लेता है या उस परम आनंद को के साथ एकाकार हो जाता है। उस स्थिति को मिस्टिसिज्म कहते हैं। तो मिस्टिसिज्म का सीधा सा रिलेशन आपकी स्पिरिचुअलिटी से है, आपके रिलीजियस फैक्टर्स से है, जिसमें आप फुल कॉन्शियसनेस को फील करते हैं। तो कोई भी पर्सन जो रिलीजियसली और स्पिरिचुअली
अपने आप को फुल कॉन्शियसनेस की स्टेट में पहुंचा चुका है या पहुंचा रहा है, वो मिस्टिसिज्म को फॉलो कर रहा है। ठीक, तो इसको सीधे सीधे आप इस तरह से जोड़ लें कि मिस्टिसिज्म का मतलब है ईश्वर से अपने आप को जोड़ना, ईश्वर से कनेक्टेड रहना। तो मिस्टिकल थियरी या डिवाइन थियरी ऑफ स्टेट ये कहती है कि राज्य किसके द्वारा चलना चाहिए? राज्य हमेशा ईश्वर के द्वारा चलता है। राज्य का को कौन चला रहा है? तो राज्य को ईश्वर चला रहा है, ऐसा एंशियंट पीरियड में हम लोग देखते थे और मानते थे। और इसी वजह से इस थियरी को, जो डिवाइन थियरी ऑफ स्टेट है, ये ओल्डेस्ट थियरी है स्टेट के फॉर्मेशन की। तो इसको सिंपली सिंपली आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी राज्य ईश्वर द्वारा स्थापित और ईश्वर द्वारा संचालित किया जाता है। ये एक लाइन में आप इसको पकड़िए। डिवाइन थियरी ऑफ स्टेट ये कहती है कि किसी भी राज्य को संचालित करने का और उसे स्थापित करने का कार्य ईश्वर द्वारा स्वयं किया जाता है। तो ईश्वर स्वयं, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ईश्वर स्वयं जो है उन चीजों को देखता है। और इसके लिए वो क्या करता है? तो ईश्वर राजा को नियुक्त करता है अपने प्रतिनिधि के रूप में। तो डिवाइन थियरी ऑफ स्टेट ये कहती है कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। तो राजा ने राज्य को चलाने का जो काम है, ये किससे प्राप्त किया है, किससे लिया है? तो राजा ने राज्य को चलाने का जो काम है, ये ईश्वर से प्राप्त किया है। तो ईश्वर के आदेशों के अनुसार ही वो कार्य करेगा। और इसी वजह से ऐसा हम एंशियंट पीरियड में देखते हैं, ये कहा जाता है कि राजा जो है वो राज्य का प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि राज्य का है, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन प्रतिनिधि वो सबसे पहले किसका है? तो प्रतिनिधि वो सबसे पहले ईश्वर का है। तो अगर कुछ पॉइंट्स को देखें तो यह बात समझ में आती है। जैसे महाभारत को अगर हम देख लें, तो महाभारत में हमको ऐसे ट्रेसेस मिलते हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं, ऐसे पॉइंट्स देखने को मिलते हैं जिसमें हम ये देख पाएंगे कि ये कहा गया है महाभारत में, शांति पर्व में ये बात आई है कि पहले पहले यानी महाभारत में ये बात का उल्लेख है कि सोसाइटी जो है, समाज जो है, या लोग जो है, वो पहले अव्यवस्था में जी रहे थे। तो उन लोगों ने ईश्वर से उस अव्यवस्था को खत्म करके एक व्यवस्था को बनाने का निवेदन किया, और तब जाकर के ईश्वर ने उस व्यवस्था को बनाने का काम किया और एक राज्य को निर्माण करके एक राजा बना दिया। तो राजा को उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में बनाया। तो कहते हैं किंग इज आंसरेबल टू गॉड अलोन। इसी वजह से कहा जाता है कि राजा किसके प्रति उत्तरदायी है? राजा केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी दायी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन सी, रेजिस्टेंस टू लॉफुल अथॉरिटी ऑफ अ किंग इज अ सीन। पुराने समय में ऐसा माना जाता था कि अगर आप राजा का विरोध कर रहे हैं तो वो आप पाप कर रहे हैं, क्योंकि राजा किसका प्रतिनिधित्व करता था? राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता था। राज्य किसका है? ईश्वर का है। राज्य का निर्माण किसने किया? ईश्वर ने किया। राज्य का संचालन करने के लिए ईश्वर ने किसे नियुक्त किया? राजा को नियुक्त किया। तो ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में हम राजा को देखते थे पुराने समय में। और कोई भी व्यक्ति जो राजद्रोह करता था, राजा का विद्रोह करता था, राजा की बातों को नहीं मानता था, उससे असहमत होता था, तो वो सारी चीजें राज्य के अंदर पाप की श्रेणी में मानी जाती थी कि वो ईश्वर के प्रति विरोध कर रहा है, ऐसा मानते थे। मनु संहिता, जो कि सबसे प्रथम कानून की किताब मानी जाती है, या उसे आप विधि से संबंधित सबसे पुरानी प्राचीन किताब मान सकते हैं, तो मनु संहिता में भी स्टेट के डिवाइन फॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है। अगर हम पुराणों की बात करें तो पुराणास ऑल्सो डिस्क्राइब द डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंग। तो अग्नि पुराण में हम ये कहते हैं, अग्नि पुराण में हमें ये उल्लेख मिलता है कि विष्णु, भगवान विष्णु जो है वो ही स्वयं पृथ्वी के कर्ता धर्ता है। तो उनको ही हम एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट के रूप में देख सकते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि अग्नि पुराण में कहा गया है कि जितने भी राजा हुए वो सारे राजा, ठीक, विष्णु के स्वरूप माने जाएं। ठीक, ऐसा 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 पुराणों में कहा गया और अग्नि पुराण में ऐसा उल्लेख मिलता है।
अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जब हम ये कह रहे हैं कि राजा जो है वो राज्य को चलाता है, वो राज्य को संचालित करता है, राज्य की व्यवस्था को बनाता है, और वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, वो ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है। तो यही कारण है कि हम पुराने समय में, प्राचीन समय में बहुत सारे टाइटल्स जो राजाओं को प्राप्त थे वो भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे चक्रवर्ती, चक्रवर्ती का अर्थ है यूनिवर्सल एम्परर, यानी एक ऐसा राजा जिसे पूरी पूरी पृथ्वी पर जितने भी राज्य हैं उन राज्यों को का संचालन करने का अधिकार प्राप्त हुआ, तो उसे चक्रवर्ती कहा। मौर्यन एम्परर की अगर बात करें तो बहुत हद तक हम देखते हैं कि मौर्यन एम्परर्स जो है अपने नाम के साथ देवा नाम प्रिय शब्द का प्रयोग करते थे। ठीक, तो देवा नाम प्रिय मतलब राजा कौन बनता था? राजा वही होता था जो देवताओं के लिए प्रिय होता था। ठीक, तो ये जो कॉन्सेप्ट है स्टेट का जो कॉन्सेप्ट, इसमें सिर्फ इतना डिवाइन स्टेट या मिस्टिकल थियोरी ऑफ स्टेट, सिर्फ इसमें इतनी बात समझनी है कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, इसके बाद जो एक थियरी है जिसे हम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी कह रहे हैं। अब ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी क्या है? तो ये नाम से पता चल रहा है आपको, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, सोशल समाज में, कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होगा, एक अनुबंध होगा, और उसी के आधार पर हम राज्य को चलाएंगे। तो अगर हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी ऑफ स्टेट के बारे में कहें तो बहुत सारे जो विद्वान हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल मॉडर्न थिंकर्स भी इसको फॉलो करते हैं, जैसे ग्राशियस हैं, थॉमस हॉब्स हैं, प्यूफेंडॉफ और जॉन लॉक। ये बहुत सारे मॉडर्न टाइम के लोग हैं जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी को फॉलो करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मॉडर्न टाइम का ही ये थियरी है, एंशियंट पीरियड में भी ये थियरी रही है। अगर हम सब्सटेंस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, द सब्सटेंस ऑफ दिस थियरी इज दैट स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय मेन हु ओरिजिनली हैड नो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर की गई है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है क्या। तो कहा गया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी असल में लोगों के बीच और एक संस्था, एक संगठन के बीच किया हुआ एक ऐसा एग्रीमेंट है जिस एग्रीमेंट के तहत वो एक राज्य बनाने की बात करते हैं। यानी कुल मिलाकर के आपको इतनी बात समझनी है कि राज्य को चलाने के लिए, एक व्यवस्था को बनाने के लिए, जब आपस में लोगों द्वारा ही एग्रीमेंट होता है, जब लोग आपस में मिल करके एक दूसरे के साथ समझौता करते हैं और सहमति जताते हैं कि राज्य को ऐसे ऐसे चलाना है, इस व्यवस्था से चलाना है, राज्य में ये चीजें होनी चाहिए, तो उसी सिचुएशन में हम ये कहते हैं कि राज्य के सभी लोग एक एग्रीमेंट में इंटर कर गए। ठीक, तो आप इसको इस तरह से देखें कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी जो है वो ओरिजिनल कंडीशन को बताती है, मानव की वास्तविक स्थिति को बताती है। क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है और हमें समाज में अगर रहना है तो एक व्यवस्था में जीना होगा, और समाज में रहने के लिए एक व्यवस्था में जीना है तो वह व्यवस्था बनाएगा कौन? तो क्या हम किसी के राजा बनने का, क्या हम किसी के पावरफुल बनने का इंतजार करें, या क्या हम ये माने कि किसी व्यक्ति को ईश्वर ने अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर राजा बना के भेज दिया है? ऐसा नहीं है। तो हमें व्यवस्था चलानी है, हमें समाज को चलाना है, और हमें व्यवस्था और समाज को चलाने के लिए आपस में ही एक दूसरे के साथ मिलकर के ये काम करना पड़ेगा। और इसी कारण से इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी कह रहे हैं कि सोसाइटी में जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे के साथ एक एग्रीमेंट में इंटर करें, एक एग्रीमेंट में जाएं, और वहाँ पर वो एक व्यवस्था बना करके उस व्यवस्था को चलाने में सहयोग करें। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी इसी बात पर फोकस करती है। अगर हम एंशियंट इंडिया में देखें, एंशियंट पीरियड में हमको ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं एंशियंट लिटरेचर में, जैसे महाभारत का शांति पर्व। महाभारत के शांति पर्व में राज्य के बारे में बात की जाती है, और वहाँ ये कहा जाता है कि कोई राज्य पहले से नहीं था। ठीक, पहले क्या था? पहले अव्यवस्था की स्थिति थी। तो पहले अव्यवस्था की स्थिति थी, लेकिन उस अव्यवस्था की स्थिति को राज्य में बदलने का काम किसने किया? तो राज्य में बदलने का काम समाज में रहने वाले लोगों ने ही किया, जब लोगों ने
एक व्यवस्था बनाने के लिए सहमति जताई। तो जैसे ही लोग एक व्यवस्था बना करके उसमें जीने और उसमें चलने के लिए सहमति जताते हैं, वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर जाते हैं। बहुत एग्जाम्पल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे इस तरह की सिचुएशंस को अगर देखें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं कि एंशियंट पीरियड में सबसे पहले राजा के रूप में हम मनु का नाम लेते हैं कि मनु को सबसे पहले राजा बनाया गया। और ये मनु को राजा बनाने का जो निर्णय है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के बेसिस पे ही है। ऐसा नहीं है कि किसी ने उन्हें राजा बना दिया या किसी के द्वारा वो राजा बनाए गए, लेकिन हाँ, समाज में या उस समय जीवन जीने के स्तर पर जितने भी लोग थे उन्हें एक व्यवस्था की आवश्यकता थी और उस व्यवस्था को चलाने के लिए सभी ने आपस में मिल करके सहमति से एक एग्रीमेंट किया, एक समझौता किया और उस समझौते के आधार पर मनु को राजा के रूप में सुशोभित किया गया। आचार्य चाणक्य भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी को मानते हैं और ये कहते हैं कि राज्य के निर्माण से पहले, मतलब एक व्यवस्था जब राज्य के लोगों द्वारा, समाज के लोगों द्वारा बनाई गई, उससे पहले राज्य में chaos की सिचुएशन थी, अव्यवस्था या दुर्व्यवस्था की स्थिति थी। ठीक, तो ये कुछ एंशियंट रेफरेंसेस भी हमें मिलते हैं। शांति पर्व महाभारत से रेफरेंस मिलता है, मनु संहिता से रेफरेंस मिलता है, चाणक्य की जो किताब है जिसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं, अर्थशास्त्र से भी हमें रेफरेंस मिलता है। तो आज हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ों को एक साथ देखा। तो अगर हम जल्दी से बात करें तो हम लोगों ने इवोल्यूशन थियरी ऑफ स्टेट देख लिया, फोर्स थियरी ऑफ स्टेट देख लिया, डिवाइन थियरी या मिस्टिकल थियरी ऑफ स्टेट देख लिया, और जो चौथा और अंतिम था जिसे हम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी ऑफ स्टेट कह रहे हैं। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही, आज के सेशन में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये कंटेंट बहुत बेनिफिशियल होगा। जिन लोगों को इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम में कोई इंटरेस्ट है, और चूंकि हम लोग अगर देखें तो अभी हम जो लेक्चर्स लेके आ रहे हैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि इन सारे लेक्चर्स में आप अपने एंशियंट इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर, नॉलेज सिस्टम, फिलॉसफी से रूबरू होने वाले हैं, जिसके बारे में अभी तक आप बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते थे। तो इंतज़ार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। बहुत ही जल्द हम अपनी अगली वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। आपकी स्क्रीन पे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि हमारा एक जो चैनल है ग्रैंड गौरव, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सभी को।